G20 शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। अलग अलग कमेटियों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं करी। G20 की एक ऐसी ही कमेटी है C20। इस कमेटी की स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर निधि अशोक हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि G20 में क्या क्या बातचीत हुई, उनकी कमेटी के मायने क्या थे, किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई। निधि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जागरण मीडिया में। निधि जी, पहला सवाल मेरा आपका, ये जो C20 कमेटी है, ये कमेटी है क्या, इसका क्या काम था, आपने इसको लेकर क्या G20 को लेकर इसका भूमिका रही, इसके बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये सवाल बहुत अहम है। अहम इसलिए है क्योंकि G20 की जब हम बात करते हैं हमें लगता है ये एक एंटिटी है, उसके भीतर कई एंगेजमेंट ग्रुप है। जैसे बिजनेस वालों के लिए बिजनेस 20 हुआ, और कई ऐसे ग्रुप्स हैं। वैसे सिविल सोसाइटी के लिए सिविल 20। अब सिविल सोसाइटी कौन है? यानी लोग, यानी जनता। उनकी आवाज़ G20 तक कैसे पहुँचे, इसके लिए ये सिविल 20 एंगेजमेंट ग्रुप होता है ऑफिशियली, जो सालों से G20 के भीतर चले आ रहा है। हम जो C20 की स्टीयरिंग कमेटी में कर रहे हैं या कर रहे थे, हमने अभी कंक्लूड किया है, जैसे बाकी एंगेजमेंट ग्रुप्स ने कंक्लूड किया है, कि हम कई वर्किंग ग्रुप्स के तहत एक माध्यम से एक होलिस्टिक इस तरह की नीति के रिकमेंडेशंस हम G20 तक पहुंचाना चाहते थे, पॉलिसी रिकमेंडेशंस, जो आगे G20 के जो लक्ष्य हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत का G20 दो तरह का होगा। एक तो जन भागीदारी होगी उसमें, यानी जनता, कोने कोने से लोग इसमें सम्मिलित होंगे। ये सिविल 20 ने किया। 500 से भी ज़्यादा इनके हमारे सिविल 20 के क्या कहते हैं, इवेंट्स, एंगेजमेंट्स, कंसल्टेशंस, कॉन्फ्रेंसेस, ये सब रहे हैं, और देश के विभिन्न हिस्सों में रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय पार्टिसिपेशन यानी ग्लोबल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा रहा है इसमें। तो सभी वर्किंग ग्रुप सिविल 20 ने अपने भीतर भी कई वर्किंग ग्रुप्स बनाए, और उन वर्किंग ग्रुप्स के माध्यम से इस तरह की नीतियां तैयार की, जो एक पैक, पॉलिसी पैक जिसे कहते हैं, उसके माध्यम से G20 तक अभी एंड जुलाई में G20 के लीडर्स तक पहुंचाया गया है। जैसे कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि जन भागीदारी का अभियान होना चाहिए। आपने जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए जो समाज के अलग अलग वर्ग थे, उन वर्गों को कैसे शामिल किया, इसके लिए क्या आपकी योजना थी, क्या प्लानिंग थी, और जो आपने मीटिंग्स करी, ऐसा क्या आउटकम निकला, क्या नीतियाँ जो आपने सरकार तक रिकमेंडेशन पहुँचाई, या जिसको आप बड़े मंच पर G20 को उठाना चाहते हैं, वो क्या नीतियाँ रहीं? ऐसे तो सिविल 20 के तहत 16 ग्रुप्स थे, है ना, वर्किंग ग्रुप्स जो मैं कह रही हूँ। उसमें आप जेंडर ले लें, आप क्लाइमेट ले लें, एजुकेशन ले लें, हेल्थ ले लें, सेवा जो भाव है उस पर जो वर्किंग ग्रुप ले लें, SDG 16+ पर ले लें, और डिसेबिलिटी इस पर ले लें। एक बहुत अहम बात जो सिविल 20 के माध्यम से इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी में हुई है कि एक ऐतिहासिक कदम आगे बढ़ाया गया है। मैं क्यों ऐतिहासिक कदम कह रही हूँ? क्योंकि डिसेबिलिटी, ये जो वर्किंग ग्रुप है, इस पर जो विशेष फोकस है, ये आज तक पहले कोई भी G20 में या कोई भी सिविल 20 में इस तरह से एक अलग जगह बनाकर विकलांग व्यक्तियों के लिए कभी नहीं बनाया गया है। तो एक्चुअली सिविल 20 के तहत स्टीयरिंग कमेटी पर और वर्किंग ग्रुप्स के माध्यम से हमने, इंडिया ने, भारत ने, हमारे प्रधानमंत्री से लेके सभी जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने एक्चुअली इतिहास रचा है कि विकलांगता पर फोकस किया है। तो जो आप कह रहे थे कि विभिन्न वर्गों के लोग हैं, अब विकलांगता क्यों ज़रूरी है, और ये जो विकलांगता का वर्किंग ग्रुप था उससे मैं लीड कर रही थी इंडिया की तरफ से मेन कोऑर्डिनेटर बनकर, और मेरे साथ मेरी पूरक यानी और एक कोऑर्डिनेटर थी, वो इंडोनेशिया से थी, जिनका हमारे पहले प्रेसिडेंसी रह चुकी है। तो विकलांगता के लिए इसलिए ज़रूरी हो गया, और ये अहम और ऐतिहासिक इसलिए हो गया, क्योंकि पूरे विश्व में 16% लोग, यानी 1.3 बिलियन लोग कोई ना कोई विकलांगता के साथ जीते हैं। ये हमें पता ही नहीं है, क्योंकि इतने विकलांग व्यक्ति तो हमें नज़र ही नहीं आते। तो हम जब समाज के वर्गों की बात करते हैं, हम कहते हैं महिलाओं को सम्मिलित करें, हम बात करते हैं गरीबी के बारे में, अगर हम बात करें तो, कि जो इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड हैं उनको कैसे हम उनके लिए कैसे हम मौके बनाएं, पर कभी भी हम विकलांगता की बात नहीं करते हैं। और वो हमने यहाँ पर हिंदुस्तान में कर दिखाया है, क्योंकि फिर से जो मैं दूसरी बात कह रही थी, जन भागीदारी के अलावा हमारे प्रधानमंत्री ने G20 शुरू होते समय ही कहा कि हमारा जो रहेगा, हमारी जो ये जर्नी रहेगी, G20 का जो सफ़र रहेगा, G20 का जो ध्यान होगा और जिस पे हम अहमियत देंगे, वो रहेगी एक सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ। तो वो इंक्लूसिव ग्रोथ पर मैंने पर्सनली और सिविल 20 ने इकट्ठा मिलकर बहुत ज़्यादा काम किया है G20 को आगे
रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करने में। जैसे आपने बात कभी करी विकलांगता की, अगर मैं इससे सवाल ये पूछूं कि आप विकलांगता का जो विमर्श है उसको आप कैसे आंकती हैं, और इनको अगर समाज की धारा में शामिल करने की बात है, इनको लीडरशिप रोल में शामिल करने की बात है, इनके इंक्लूजन की बात है, उसको लेकर आपने इन बैठकों में क्या किया, इन बैठकों में क्या निष्कर्ष निकला, ऐसा क्या निचोड़ है, इसके बारे में बताएं। तो जो बैठक हमने ऑर्गेनाइज की थी, 35 देशों से लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी हमने ऑर्गेनाइज की थी, कई सारे कंसल्टेशंस पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में, जहाँ पर लोग वर्चुअली भी जुड़े थे पर इन पर्सन भी जुड़े थे। तो ऐसा नहीं कि और देशों के लोग सिर्फ वर्चुअली जुड़े थे। इन बैठकों से कई निष्कर्ष निकले। सबसे पहली बात जो मैं सभी को यहाँ पर बताना चाहूँगी कि इम्पॉर्टेंट बात यह है, जैसे हम विकलांगता कहते हैं, लोग अपना या तो चैनल बंद कर देते हैं या ध्यान यहाँ वहाँ भटका देते हैं, कहकर कि ये तो एक वर्ग की बात है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा फोकस किस पे है? एजुकेशन पर है। हमारा फोकस किस पे है? रोजगार पर है। हमारा फोकस इकोनॉमिक ग्रोथ पर है, विकलांग व्यक्तियों पे नहीं है। पर हमने इस ग्रुप के तहत ये कहा है कि विकलांग व्यक्तियों के और आपके मुद्दे सेम है, सिर्फ उसमें सम्मिलित होना बहुत ज़रूरी है। तो एक दो मैं बातें बताती हूँ। जैसे जब हम विकलांग व्यक्तियों को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करते हैं, रोज़गार नहीं देते हैं, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, तो हम सभी का मुद्दा क्या है G20 में कि जीडीपी को कैसे बढ़ाया जाए, है ना, कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हुई जाए। रिसर्च ने, संशोधन के द्वारा अब हमें ये पता है कि अगर विकलांग व्यक्तियों को बाहर छोड़ा गया और उनको कदम नहीं उठाए गए कि उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए या उन्हें रोज़गार प्रोवाइड किया जाए या इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल पे, ये सारा किया जाए, तो जीडीपी का 7% तक हर एक कंट्री का लॉस हो सकता है। अब 7% जीडीपी इंडिया की, मतलब कोई मजाक, हम फिगर्स तो इतने बड़े बात कर रहे हैं। तो हम सभी के लिए सोशली ही नहीं, इकोनॉमिकली भी ये बात उठकर आई कि ये बहुत ज़रूरी है कि G20 के तहत हम विकलांग व्यक्तियों को ध्यान दें, उनके लिए नीतियाँ बनाएं और हमारी सारी नीतियाँ उनके लिए भी लागू करें। एक दो मैं और फिगर्स आपको बताऊंगी ताकि हमें अहमियत कम से कम पता चले कि जैसे हम जानते हैं ग्लोबली, और मैं वैश्विक स्तर पर थोड़े नंबर्स बताना चाहूँगी कि डेटा सबसे पहले मिसिंग है। हम हमेशा कहते हैं कि विकलांग व्यक्तियों के इर्द गिर्द ज़्यादा डेटा नहीं है, तो हम जब गिनती ही नहीं है या उनके बारे में डेटा नहीं है तो वो कहीं ना कहीं हमसे छूट जाते हैं। पर जो थोड़ा बहुत डेटा है उससे कई बड़ी बातें पता चलती हैं। जैसे जो एजुकेशन हो गया, शिक्षा हो गई, है ना, उसमें करीबन 50% विकलांग बच्चे कभी स्कूल नहीं गए हैं। 50% विकलांग बच्चे, है ना। हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट, जहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है, अनइक्वल पे होता है, रिजेक्शन होता है। ऐसे कितने युवा वर्ग हैं जो रोज़गार की उम्र जो होती है ना, एज ऑफ वर्किंग, उसमें कितने होंगे विकलांग लोग? 785 मिलियन विकलांग व्यक्ति वर्किंग एज के हैं, और हमें इंश्योर करना है कि उन्हें हम इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। जैसे फ्रांस में एक संशोधन हुआ था, एक रिसर्च हुई थी, उसमें बताया गया कि जब जॉब एप्लीकेशन करते हैं विकलांग व्यक्ति, है ना, उसमें अगर उन्होंने बता दिया कि हम विकलांग हैं तो उनमें से सिर्फ 2% लोगों को आगे इंटरव्यू का भी कॉल आता है। तो हम एक सामाजिक, एक आर्थिक और एक ओवरऑल ऐसी परिस्थिति में हैं जहाँ कहीं ना कहीं हमसे विकलांग व्यक्ति ये सारे क्षेत्रों में छूटते जा रहे हैं। जी, जैसे कि आपने वैश्विक बात करी, फ्रांस की बात करी, जीडीपी में लॉस की बात करी कि अगर हम अपॉर्चुनिटी देते हैं तो कितना लॉस करते हैं। वैश्विक स्तर पर जब आपकी बातचीत हुई जब कमेटीज़ के अंदर, तो वहाँ पर क्या बातचीत निकली, वहाँ पर क्या बात हुई कि हम कैसे इस वर्ग को बेहतर करने के लिए, इसको एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं? किस तरह की बातचीत है, यार कुछ सजेशंस आए हों या कुछ रिकमेंडेशंस आई हों, उनके बारे में बताएं। एब्सोल्युटली। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन आया है डेटा के बारे में कि हमें हर डेटा जो हम नंबर्स कलेक्ट करते हैं, सेंसस की मैं सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, हम एजुकेशन के डेटा कलेक्ट करते हैं, हम क्लाइमेट चेंज का, डिज़ास्टर में कितने लोगों की मौत हुई उस पर हम डेटा कलेक्ट करते हैं। हर जगह का जो डेटा कलेक्शन है उसमें डिसएग्रीगेटेड, यानी उसमें कितनी महिलाएं थी, कितने बच्चे थे, ये तो हमने आमतौर से सुना है, लेकिन कितने विकलांग व्यक्ति थे और वो विकलांगता को किस परिभाषा से नापा जा रहा है ना, उसके बारे में सबसे बड़ा रिकमेंडेशन आया कि एक डेटा बहुत अहम है, बहुत अहम है। जैसे हम अभी भारत में भी देख रहे हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में डिसेबिलिटी को इंक्लूड किया गया था, अब इस बार से फिर से निकाल दिया डिसेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर, ऑर्गेनाइजेशनल, हर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर एक डेटा बहुत अहम है। एक्सेसिबिलिटी बहुत अहम है, सुगम्यता।
आप स्वास्थ्य माने, आप शिक्षा माने, आप रोजगार माने, कहीं भी यदि आपने सुगम्यता नहीं लाई, और सुगम्यता क्या होता है, अक्सर हम ये समझने में थोड़ी सी भूल करते हैं, हमें लगता है एक रैंप लगा दिया वो फिजिकल एक्सेसिबिलिटी हो गई, है ना। पर फिजिकल और डिजिटल दोनों एक्सेसिबिलिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। उससे क्या होगा, फिजिकल, इंफ्रास्ट्रक्चरल, ट्रांसपोर्ट, डिजिटल, ये सारी अगर एक्सेसिबिलिटी हुई या नहीं हुई तो क्या होगा, नहीं हुई तो बच्चा स्कूल तक पहुंचेगा ही नहीं क्योंकि आपका ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबल नहीं है। स्कूल्स में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल नहीं है। रहने की मुश्किल हो जाएगी क्योंकि बिल्डिंग्स एक्सेसिबल नहीं है। आपका डिजिटल एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी तो जो हम और बहुत सारे देशों में ये गौरव है कि हम पूरे डिजिटल हो चुके हैं, हम डिजिटल इंडिया की तरफ ही नहीं डिजिटल वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, है ना। डिजिटल इकोनॉमी पर इतना हम जो फोकस कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा क्योंकि विकलांग व्यक्तियों के बैंक में पैसे होंगे, लेकिन क्योंकि वो सुगम्यता नहीं होगी वेबसाइट्स की या ये जो पेमेंट गेटवेज की, इनकी सुगम्यता नहीं होगी तो मैं एक विकलांग व्यक्ति होने के नाते खुद से पैसे ही नहीं दे पाऊंगी। सो बहुत जो हम बारीकी से देखें तो एक्सेसिबिलिटी कट्स अक्रॉस पीसेस। भले ही वो स्वास्थ्य हो, स्वास्थ्य में क्यों सुगम्यता कैसे आती है, आपके हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सुगम्य नहीं होंगे, वहाँ पर साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स नहीं होंगे, तो हमारे डेफ भाई बहन जाकर अपने स्वास्थ्य का कैसे खुद इंडिपेंडेंटली डॉक्टर से बातचीत कर पाएंगे, है ना। अगर हमारे पॉइंट ऑफ जो क्रेडिट कार्ड की मशीन्स होती हैं वो डिजिटली एक्सेसिबल नहीं होंगी, टच स्क्रीन होंगी विदाउट वॉइस प्रॉम्प्ट्स, तो हमारे ब्लाइंड भाई बहन जो हैं, जो मेरी तरह हैं, वो कैसे इंडिपेंडेंटली पेमेंट्स कर पाएंगे। जो व्हीलचेयर यूज़र्स हैं, ये मैं बहुत सिंप्लीफाई कर रही हूँ, हमारे यहाँ विभिन्न विकलांगताएं हैं, पर ये जो 3 जो बहुत आसानी से समझ में आती हैं उनका भी अगर आप लेंगे तो कई आप देखेंगे विकलांग बहनें आपको कहेंगी कि हम स्वास्थ्य को, हम हेल्थ एक्सेस करते ही नहीं हैं क्योंकि इतने बैरियर्स हो जाते हैं। और विकलांग महिलाएं जो हैं उनको तो विशेष रूप से, जैसे अगर बेड्स एक्सेसिबल नहीं होंगे, ऊपर नीचे नहीं हो सकते, तो व्हीलचेयर यूज़र जो अपनी बहनें हैं उनको तो उठा कर रखा जाता है, उनके शरीर को छुआ जाता है, वल्नरेबिलिटी भी हो जाती है, विमेन सेफ्टी का इशू भी हो जाता है। तो सुगम्यता जो है इट कट्स अक्रॉस सेक्शंस। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि ये क्यों हमें करना है, लोग कहते हैं कि अरे भाई ये सब करने में बहुत पैसे लगते हैं। एक बहुत आसान सी बात है, आप अगर रैंप लगाते हैं तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ व्हीलचेयर यूजर्स उसका इस्तेमाल करते हैं? नहीं, उसमें वृद्ध व्यक्ति, प्रेग्नेंट महिलाएं, जिनको कोई टेम्परेरी चोट लगी है, बच्चे, सभी कोई उस सुविधा का लाभ उठाते हैं। हमारे जो सेलफोन्स पे वाइब्रेशन मोड था वो एक्चुअली बना हमारे डेफ भाई बहनों के लिए था, पर आज कौन इस्तेमाल करता है? पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। तो हम एक कह रहे हैं कि यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी, सुगम्यता जो सभी के लिए है, वो विकलांगता की सुगम्यता है, उसे आप लेकर आएँ। भले ही वो टॉयलेट्स बनाने में हो, पढ़ाई में हो, बेटियों को बचाने में हो, या स्वास्थ्य, कोविड के वैक्सीनेशन से लेकर हेल्थ रिकवरी के लिए हो, हमारे लिए सुगम्यता बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 बहुत अहम बातें सामने आई, और भी हैं 8-10 की रिकमेंडेशंस, बट मैं ये इन दोनों को बहुत इम्पोर्टेंस देकर बताना चाहूँगी। पिछले कुछ दशकों में बोलें या पिछले कुछ सालों में बोलें, जब इस सुगम्यता की बात करी तो कई नीतियाँ विकलांगों को लेकर बन रही हैं, लगातार बदलाव के लेकर। लेकिन एक सामाजिक नज़रिया और मानसिकता की हम बात करें, या उनके होलिस्टिक विकास की बात करें, या हम कहें कि उनका कैसे उनको एक मुख्य धारा में लाया जाए, कैसे उनको नेतृत्व दिया जाए, इस बारे में भी बातचीत अधूरी है। तो इसके लिए, क्योंकि प्रयास हम उनके जीवन को सुगम बना रहे हैं, उनके जीवन को आसान तो बना दे रहे हैं, लेकिन उनको मुख्य धारा में कैसे लाएंगे, इसको लेकर चर्चा कैसे? हमने जो मुख्य धारा की बात की, हमने पूरा वर्किंग ग्रुप ही इसलिए बनाया है क्योंकि डिसेबिलिटी एक मुख्य धारा में आनी चाहिए, है ना, इंक्लूड होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है कि मेन स्ट्रीम होनी चाहिए, जो हम मुख्य धारा कहते हैं, वो मुख्य धारा में लाने के लिए ही ये वर्किंग ग्रुप बना। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सुगम्यता हम कहते हैं पर है नहीं सब जगह। जो नीतियाँ बनी है, कानून बने हैं, कई कागज़ पे बने हैं, थोड़ा बहुत उन पर काम हुआ है, पर हमने जो रिकमेंडेशंस किए हैं उसमें हमने ये भी कहा है कि आप एक बजट बनाएं, क्योंकि उसके बना तो इम्प्लीमेंटेशन कुछ होगा नहीं, हम ये नीतियों पे कागज़ बनाते जाएंगे। तो सबसे अहम जो एक आखिरी में हमने लिखा है हमारे एग्जीक्यूटिव समरी में, लेकिन जो मेन की रिकमेंडेशंस है उसमें हमने कहा है कि डिसेबिलिटी इंक्लूजन के लिए मुख्य धारा में विकलांग व्यक्तियों को लाने के लिए सबसे पहले आप बजट बनाएं और इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ध्यान दें। तो अभी G20 तक ही
देशों का सफ़र नहीं है, देशों का एक्चुअल काम G20 का जो डिक्लेरेशन आ जाएगा उसके बाद शुरू होगा, क्योंकि उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है हर देश में, हर राज्य में, हर शहर में, हर गांव में, वो देखना है। बट मुख्य धारा में लाने के लिए आपको मैं एक सिंपल बात बताती हूँ। जो बाकी रिकमेंडेशंस थे, इंक्लूसिव एजुकेशन पर रिकमेंडेशन था, है ना, कि सम्मिलित शिक्षा होनी चाहिए, बच्चों को अलग से आप पढ़ाएं नहीं, पर उसके लिए क्या स्कूल्स, कॉलेजेस, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स को किस तरह से तैयार किया जाए, कैसे टीचर्स को ट्रेन किया जाए, टीचिंग लर्निंग टूल्स कैसे बनाए जाएं, उस पर भी रिकमेंडेशन दिए गए हैं। बहुत अहम बात है कि जो फाइनेंस और टैक्सेशन की पॉलिसीज़ हैं उन्हें हमने रिकमेंडेशन दिया है कि असिस्टिव डिवाइसेस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट ईजी हो जाना चाहिए, टैक्स फ्री होना चाहिए और सहूलियत होनी चाहिए, क्योंकि हमारे G20 में कई लो रिसोर्स सेटिंग, हम जो ग्लोबल साउथ कहते हैं उसमें तो कई लो रिसोर्स सेटिंग के देश हैं जहाँ पर हर कोई असिस्टिव डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं कर रहा है। अब असिस्टिव डिवाइसेस से हमें लगता है कि व्हीलचेयर हो गई, एक छड़ी हो गई, कितनी महंगी हो सकती है, बहुत महंगी हो सकती है। हर एक विकलांग व्यक्ति के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और इस पे जब हम टैक्स लगाते हैं तो जैसे ऐसा मान लीजिए कि आपके चलने पर टैक्स लगा रहे हैं, व्हीलचेयर पर जब हम टैक्स लगाते हैं, छड़ी पर हम टैक्स लगाते हैं, तो आपके देखने पर, आपके चलने पर, आपके सुनने पर, इस चीज़ पे अगर इंसानों के टैक्स लगाने लगे तो कोई मानेगा? तो इस पर एक रिकमेंडेशन दिया गया है। पर बहुत ज़रूरी रिकमेंडेशन दिया गया है एक्सेस टू फाइनेंस पर, कि आप जो हम देखिए हिंदुस्तान में भी, भारत में भी बहुत फोकस कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप पर, स्टार्टअप्स पर। तो आपको लगता है कि विकलांग व्यक्तियों के पास आइडियाज़ नहीं है? मैं आपको ये बताती हूँ कि एक्चुअली विकलांग व्यक्ति जो होते हैं वो सबसे इनोवेटिव होते हैं। हमें हमारी परिस्थिति इतनी इनोवेटिव बना देती है कि अक्सर मैं मजाक करते समय बोलती हूँ कि क्राइसिस मैनेजमेंट और इनोवेशन तो हमें विकलांगता ही सिखा देती है, हमें MBA स्कूल्स वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। तो उस नज़रिए से जो एंटरप्रेन्योरशिप है वहाँ पर कितनी हम बिजनेस डेवलपमेंट पॉलिसीज़, जो SMSC पॉलिसीज़ है, प्रोक्योरमेंट है, हम कितना प्रोक्योरमेंट में हम परसेंटेज डाल रहे हैं। जैसे महिलाओं से, विमेन एंटरप्रेन्योर्स से अभी आया है रिसेंटली भारत में कि प्रोक्योरमेंट पे एक परसेंटेज महिला एंटरप्रेन्योर्स से या महिला स्मॉल बिजनेसेस से आप करिए, है ना। बट विकलांगता के लिए ऐसा कुछ नहीं है। जो हम लोन्स बता रहे हैं वो ईजियर कैसे कर सकते हैं, एक्सेस टू क्रेडिट फॉर डिसेबल्ड एंटरप्रेन्योर्स, हाउ कैन वी वर्क कि हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, अब जैसे मैं एक संस्था चलाती हूँ, मैं फाउंडर हूँ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ, लीडर हूँ, जो हम नेतृत्व की बात करते हैं, बहुत आसान है। क्या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स एक्सेसिबल हैं? तो मैं टीम्स को जब लीड करती हूँ, क्या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स मैं क्यों नहीं देख सकती? ऐसा नहीं कि मुझे अकाउंट्स की समझ नहीं है, मैंने मेजर्स की है, मास्टर्स किया है अकाउंटिंग में, लेकिन मैं इसलिए नहीं देख सकती क्योंकि वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स मेरे स्क्रीन रीडर, यानी जो सॉफ्टवेयर मुझे पढ़कर सब सुनाता है लैपटॉप पर, उसके साथ इनकम्पैटिबल हैं, क्योंकि हमने वेब एक्सेसिबिलिटी पर काम नहीं किया है। सो एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, इन सभी में, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, हेल्थ, इन सभी में जब हम इंक्लूसिविटी लाएंगे तो विकलांग व्यक्ति अपने आप मुख्य धारा में आ जाएंगे। आपकी फिर वो मुख्य धारा और दूसरा वर्ग रह नहीं जाएगा, क्योंकि फिर वो सब कर पाएंगे। आपने क्या किया, जो ऊपर नीचे था, यानी जिसको हम कमी मान रहे थे, उसको हमने एक्सेसिबिलिटी, इंक्लूजन, इसके माध्यम से लेवल कर दी प्लेइंग फील्ड। अब उसके आगे आप डिसेबल लोगों पर छोड़ दीजिए, उनके टैलेंट पर छोड़ दीजिए और उनके आउटपुट पर छोड़ दीजिए, वो कितना खुद को आगे बढ़ा पाएंगे वंस द एनवायरनमेंट, एक बार वो वातावरण सुगम्य हो, वातावरण सपोर्टिव हो। आप एक महिला भी हैं, इस देश में हम बात करें G20 पर एक बड़ा मुद्दा भी है वुमेन एम्पावरमेंट का। उसमें बात उठ रही है कि वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये हो कि सिर्फ महिलाएं आपके फैसलों में, नीतियों में सिर्फ शामिल ना हों, वो लीडरशिप रोल भी निभाएं, वो फैसले लें भी, ना कि शामिल हों। तो इस पूरे विचार विमर्श की अगर हम बात करें तो इसको आप कैसे आंकती हैं? G20 में कितना बड़ा मुद्दा है, क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या चीज़ें रह गई हैं? बहुत अहम मुद्दा है विमेन लेड डेवलपमेंट का। मेरे तो दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं कई बरसों से, कई सालों से विमेन विद डिसेबिलिटीज़ यानी विकलांग महिलाओं के मुद्दों पर काम भी कर रही हूँ। मैं खुद एक विकलांग महिला हूँ, और उनके सशक्तिकरण, उनके नेतृत्व, और मैं ये बहुत पहले से कह रही हूँ कि उनको सशक्तिकरण की सिर्फ ज़रूरत नहीं है, हमें उन्हें नेतृत्व में डालना है। नेतृत्व के जो पावर पोजीशंस हैं उसमें डालना है, तभी बदलाव आ सकेगा। तो जैसे राइजिंग फ्लेम जो संस्था मैंने बनाई, स्थापित की है,
हमने शुरू किया था नेशनल लीडरशिप प्रोग्राम फॉर वुमेन विद डिसेबिलिटीज़। देश का सबसे पहला लीडरशिप प्रोग्राम था जो विकलांग महिलाओं को अपने अपने क्षेत्र में सशक्तिकरण इस तरह से नॉलेज और एम्पावरमेंट देती है कि वो अपने क्षेत्रों में लीडर्स बन सके। क्योंकि जब हम कहते हैं विमेन लेड डेवलपमेंट, तो हम ये भी कह रहे हैं कि महिलाएं पॉलिटिक्स में होनी चाहिए, हम ये भी कह रहे हैं कि महिलाएं निर्णय लेनी चाहिए नीतियों की, बट हम ये भी साथ साथ में कह रहे हैं कि कॉरपोरेट्स में लॉयर्स, जजेस, बिजनेस पीपल, आप जहाँ भी देख लें, एजुकेशन, सभी सेक्टर्स में महिलाओं का नेतृत्व होना चाहिए। तो इसी तरह से हम कह रहे हैं कि विकलांग महिलाओं को हम पीछे ना छोड़ें। अक्सर जब हम महिला कहते हैं तब हम कौन सी महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, ये भी बहुत अहम हो जाता है, ये सवाल ही बहुत अहम हो जाता है। और ये बहुत दुख की बात है कि कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर, ये भारत की बात नहीं है, वैश्विक स्तर पर जब हम महिला सशक्तिकरण कहते हैं, महिलाओं का नेतृत्व कहते हैं, विकलांग महिलाएं उसमें से छूट जाती हैं। पर छूटने की कोई बात ही नहीं है। हमें जब हमने पैंडेमिक के बीच में कहा कि महिलाओं पे हिंसा बढ़ गई है, तो हमने ये नहीं देखा कि उसमें कितनी विकलांग महिलाएं थी। आप देखेंगे, मानेंगे सेफ्टी के मुद्दों पे विकलांग महिलाओं का ये कहा जाता है कि 3 से 4 गुना वो ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं, उनके ऊपर अटैक होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं, हैरासमेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम ये जब तक हमारे जहन में उतारेंगे कि विमेन मतलब ऑल विमेन इंक्लूड डिसेबल्ड विमेन, ये हमें पहले जहन में उतारना है, फिर समाज में उतारना है, और फिर हमारे कानून और नीतियों में उतारना है। क्यों हमारे लिए अलग है? जब हम विमेन लेड डेवलपमेंट भी कहते हैं, अगर हम पहले तो हम जब लीडर कहते हैं तो एक पुरुष की इमेज, जो हम कहते हैं कि एक चित्र किसका आता है सामने, एक पुरुष का चित्र आता है सामने, कि कोई या तो थोड़े से उनके सफ़ेद बाल हों, थोड़े काले हों चलेगा, एक पुरुष हो, है ना, बड़े उम्र के हों और पावरफुल हो, उनको देख के ऐसे लगे कि भाई वाणी अच्छी हो। तो यहाँ पर पहले तो हम महिलाओं को ये चित्र हटाकर लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक महिला भी हो सकती है। उसके बाद हम कहना चाहते हैं कि पर एक युवा भी हो सकते हैं या युवती हो सकती है। तो हम क्यों एक बड़ी उम्र, हमें ना बहुत मल्टीपल लेवल्स पर ये जो चित्र है इसे बदलने की ज़रूरत है। और ये चित्र कहाँ बना हुआ है? कोई नीति में तो बना हुआ नहीं है, ये समाज की सोच में बना हुआ है। तो इसको जब हम बदलते हैं तो अपने आप हम मौके खोलते जाते हैं, हम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करते जाते हैं। पार्टीज़ सोचेंगी, अब कई बार विकलांग व्यक्तियों को वोट बैंक माना ही नहीं जाता है। इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि एक्सेसिबल इलेक्शंस अभी तक, पिछली बार भी बहुत एक्सेसिबल हुए थे और हमारा जो है वो बहुत तेज़ी से एक्सेसिबिलिटी की तरफ कम से कम इलेक्टोरल प्रोसेस में हम जा रहे हैं, है ना। पर हम अभी भी सोचते हैं कि विकलांग व्यक्ति एक्चुअली मतदान देते ही नहीं है। तो हम किनके बारे में सोचते हैं, वो एक होलिस्टिक इमेज जो है वो हमें बदलने की ज़रूरत है। तो हम इमीडिएटली वी विल टॉक अबाउट विमेन, हम विमेन की बातचीत करेंगे, महिला की, बट मतलब यंग महिलाओं की बातचीत शुरू कर देंगे, विकलांग महिलाओं की बातचीत शुरू कर देंगे। कौन लीडरशिप कर सकता है, ये हमारी सोच से सीमित है। एक बार हम सोच बदलेंगे तो हम प्रावधान और नीतियाँ बदलेंगे, एक बार हम प्रावधान और नीतियाँ बदलेंगे तो हमारी कोशिशें बदलेंगी और हमारा फोकस बदलेगा। बात हुई डिजिटल टेक्नोलॉजी की, हम बात करें तो देश में बड़ा लगातार पिछले 1 दशक में लगातार डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। रोज़ टेक्नोलॉजी के बदलाव हुए हैं, नए बिल आए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होना शुरू हो गई है। लेकिन आपने जैसे बात अभी करी वेब एक्सेसिबिलिटी की, कि जो विकलांग लोग हैं उनके लिए वेब एक्सेस नहीं है। तो एक तरफ 2 मतलब धाराएँ दिखाई देती हैं। एक तरफ एक ऐसी धारा जहाँ देश ने तकनीकी के तौर पर नए प्रतिमान स्थापित कर दिए हैं, और एक तरफ ये धारा जहाँ पर एक विकलांग व्यक्ति के लिए वेब एक्सेस नहीं है। अगर हम आपसे दोनों धाराओं के बारे में पूछें, दोनों पक्षों के बारे में बात करें कि देश की तरक्की एक तरफ G20 का एक मुद्दा है और दूसरी तरफ एक मुद्दा विकलांगों की इस बात का, आपका अपना आकलन इसमें क्या कहता है? हम अक्सर ना यही यहाँ पर हम थोड़ी सी मार खा जाते हैं कि हम तरक्की और एक्सेसिबिलिटी को अलग से देखते हैं। मुझे लगता है कि दिक्कत ये है कि ये 2 धाराओं को 2 धाराओं की तरह देख रहे हैं। जब हम देखेंगे कि डिजिटल एक्सेसिबिलिटी फॉर ऑल, उसमें वेब एक्सेसिबिलिटी तो आ ही जाएगी। डिजिटल एक्सेसिबिलिटी फॉर ऑल में हम ऑल को मिस कर रहे हैं, वो हमारी गलती हो रही है। हम जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस इंडिया में हो रहे हैं, वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड। हम बड़े, मतलब आपको मैं बता सकती हूँ कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को देखकर सबसे ज़्यादा विकलांग व्यक्ति एक्साइट होते हैं, क्योंकि
इतना दुनिया खोल दी है हमारे लिए टेक्नोलॉजी ने। आज मैं यहाँ बैठी हूँ क्योंकि मेरे पास सॉफ्टवेयर था जिसने मुझे पढ़ाई में मदद की, जिसके द्वारा मैं काम कर सकती हूँ। मेरे पास छड़ी है जिसको लेकर मैं चल सकती हूँ, दैट्स एन असिस्टिव डिवाइस। पर जो आज पेमेंट गेटवेज हैं जो एक्सेसिबल हैं, सारे नहीं हैं, पर जो एक्सेसिबल हैं उनका इस्तेमाल करके मैं बड़ी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंटली अपना सब कुछ मैनेज कर सकती हूँ। क्रेडिट कार्ड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब मैं हर एक का एग्जाम्पल नहीं दे रही, पर मैं आपको बता रही हूँ कि वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। पर 2-3 चीज़ों पे ध्यान देना है। एक तो जो डिजिटल डिवाइड है, यानी टेक्नोलॉजी कोने कोने तक पहुँची है क्या, हमारा इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन जो है, जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उसमें डिसेबिलिटी एक बहुत बड़ा वर्ग है। तो महिलाएं हैं, तो इनके पास तक डिजिटल टेक्नोलॉजी पहले एज अ टेक्नोलॉजी पहुंची है क्या, फिर वाईफाई का सब जगह पहुंच हुई है क्या, और तीसरी बात है कि सुगम्यता इन टेक्नोलॉजीज़ में है क्या। अब मैं आपको 2-3 बहुत सिंपल मुद्दे बताती हूँ। मैं जिस सोसाइटी में रहती थी, बहुत बढ़िया सोसाइटी थी, मुझे घर बदलना पड़ा क्योंकि सारी लिफ्ट्स हर एक विंग में उसमें टच स्क्रीन थी, और उस टच स्क्रीन के पैनल को अगर मुझे लिफ्ट या तो पूरी चेंज करवानी पड़ती या बहुत महंगा सोल्यूशन लगाना पड़ता, राइट। सो क्या हुआ, जो आपको लगा अरे वाह आजकल तो सब कुछ टच स्क्रीन आता है, अक्सर ब्लाइंड लोग बैठकर बोलते ओ गॉड ये भी टच स्क्रीन हो गया। मैंने एरोप्लेन में भी देखा है कि कई, मैं जो काम के हिसाब से देश विदेश में ट्रैवल करती हूँ, तो विदेश में एक फ़्लाइट थी 9 घंटे की मेरी फ़्लाइट, वहाँ कॉल बेल टच स्क्रीन पर थी सामने की, तो मैं 8.5 घंटे बिना पानी के बैठी। जब वो बीच में खाने की सर्विस लाए तब मैं जो पानी मांग पाई वो मैं मांग पाई, राइट। ऑफ कोर्स मैं उठ के बाद में मैंने मांग लिया, बट मैं आपको कह रही हूँ कि इट इज़ नॉट सो ईजी। हम जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कर रहे हैं उसमें हम एक्सेसिबिलिटी को साथ में रखें, इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। आप उसमें अब जैसे जो फ़ोन्स हैं जो टच स्क्रीन के हैं उसमें वॉइस ओवर और टॉक बैक है ना, तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर टच स्क्रीन का एडवांसमेंट कर लिया तो फिर आप इसका कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं निकाल सकते हैं। कमी हमारे सोच में है और कमी हमारे इंक्लूजन में है कि ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हमें किसके लिए करना है। इंडिया की आगे प्रगति होगी तो कौन आगे लेकर जाएगा। जैसे मैंने कहा कि वर्किंग एज में ऑन अ ग्लोबल लेवल 785 मिलियन डिसेबल लोग हैं जो वर्किंग एज के हैं। यदि आप देखें, अगर हम 785 मिलियन डिसेबल लोगों को, या उसमें से आप समझ लें कि एक कोई 85 मिलियन एनेबल्ड भी होंगे, 700 मिलियन लोगों को अगर हम सक्षम बनाएं तो हमारी इकोनॉमीज़, वर्ल्ड इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। और एक लास्ट में छोटा सा एग्जांपल फिर से देती हूँ कि आज मैं क्रेडिट कार्ड चलाऊँगी तो हम डिजिटल सिक्योरिटी की भी बात करते हैं ना, कि हमारी सिक्योरिटी, अब हम सेफ्टी सिक्योरिटी हम बहुत सतर्क हो गए हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अक्सर आजकल जाती हूँ, टच स्क्रीन के कार्ड मशीन्स होती हैं, मुझे शॉपकीपर्स या होटल्स में या कहीं भी कहा जाता है मैडम आप एक काम करिए, टच स्क्रीन तो आप ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, आप अपना पिन बता दीजिए। हमें बैंक से क्या निर्देश दिया जाता है, नेवर शेयर योर पिन, है ना। और विकलांग व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं, कोई बात नहीं आप अपना पिन बता दो। ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी होता है, एटीएम में व्हीलचेयर यूजर्स नहीं जा सकते तो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, फैमिली मेंबर्स बोलते हैं कोई बात नहीं हम तुम्हारे पैसे विड्रॉ करके ले आते हैं। सो आई थिंक वेयर वी आर मिसिंग इज़ नॉट कि 2 धाराओं को एक बनाना है, वो एक ही धारा है, उसके कुछ सूत्रों को हमने पीछे छोड़ दिया है, उसको लेकर आगे बढ़ना है। और मैं आपको, मानिए मेरी बात, कि जब हम ये डिसाइड कर लेंगे कि सुगम्यता हमारे लिए उतनी ही अहम है, एज आफ्टर थॉट नहीं करना है, उसे हमें बेसिक हमारे बिल्डिंग में डालना है। वह हम जब कुछ भी जब बनाते हैं या इनोवेशन करते हैं या थॉट में, क्योंकि ये जो सुगम्यता है ये सभी के काम आती है, सिर्फ विकलांग व्यक्तियों के काम नहीं आती है। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थॉट दैट वी नीड टू कैरी फॉरवर्ड, दैट जब हम विकलांग व्यक्तियों के लिए काम करते हैं, हम सभी के लिए काम करते हैं, हम वृद्ध व्यक्तियों के लिए काम करते हैं, हम जो पढ़ लिख नहीं सकते उनके लिए काम करते हैं, हम जिनके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी की पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं इतना सा कहकर बंद करूँगी कि हमारी जो एक रिसर्च रिपोर्ट थी, टेक्नोलॉजी हमारे लिए इसलिए अहम भी हो गई है कि हमने देखा पूरा एजुकेशन यानी शिक्षा पूरी डिजिटल ऑनलाइन हो गई थी कोविड के समय पर, और हमने एक रिसर्च रिपोर्ट निकाली थी नेग्लेक्टेड एंड फॉरगॉटन राइजिंग फ्लेम के अंडर, जो विकलांग महिलाओं पे और लड़कियों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा कोविड क्राइसिस का, वो इवैल्यूएट कर रही है उस रिपोर्ट में। तो उसमें ये बताया गया कि जिन फैमिलीज़ में एक ही मोबाइल फ़ोन था और एक से ज़्यादा बच्चा था,
तो जो गैर विकलांग बच्चा था, जिसे कोई विकलांगता नहीं थी, उसे वो मोबाइल फ़ोन दिया गया ये मानकर कि विकलांग बच्चे की पढ़ाई उतनी ज़रूरी नहीं है, वो आखिर एक समाज पे बोझ होने वाला है। और जहाँ 2 विकलांग बच्चे थे जिसमें एक विकलांग लड़का, एक विकलांग लड़की। हमारी संस्था राइजिंग फ्लेम ने कोविड के समय पर एक रिसर्च की थी, निग्लेक्टेड एंड फॉरगॉटन, वो पब्लिश पेपर है। विकलांग महिलाओं और लड़कियों पर कोविड का क्या इम्पैक्ट पड़ा भारत में। उसमें एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देती हूँ। जो फैमिलीज़ में एक ही सेल फोन था, क्योंकि हमें पता है सारी शिक्षा ऑनलाइन चली गई थी, डिजिटल एजुकेशन, तो जहाँ पर एक ही सेल फोन था और 2 बच्चे थे, एक से ज़्यादा बच्चा था, तो जो गैर विकलांग बच्चा था, जिसे कोई विकलांगता नहीं थी, उसे प्रायोरिटी दी गई, सेल फोन उसे दिया गया पढ़ाई करने के लिए, और विकलांग बच्चे को नहीं। और जहाँ 2 विकलांग बच्चे थे, जिसमें एक विकलांग लड़का, एक विकलांग लड़की, तो ये देखा गया कि वहाँ पर विकलांग लड़के को मोबाइल फ़ोन दिया। अब गैर विकलांग और विकलांग के बीच में अंतर क्या है कि हम मानते हैं कि विकलांगता मतलब एक बोझ, और विकलांग लड़के और विकलांग लड़की के बीच में अंतर कि एक तो ये विकलांग है, ऊपर से लड़की, तो ये डबल बोझ। हमारी दिक्कत ये है कि हम नीति तक पहुँचें, कानून तक पहुँचें, कहीं भी पहुँचें, भारत में या वैश्विक स्तर पर, G20 में या अन्य प्लेटफॉर्म्स पर, हमें शुरुआत सोच से करनी पड़ेगी। हमें शुरुआत मानव अधिकारों से करनी पड़ेगी। हमें शुरुआत इंक्लूजन यानी सम्मिलित होना, वहाँ से शुरू करनी पड़ेगी, समावेश से शुरू करनी पड़ेगी। ये आपसे अंतिम सवाल है कि आपने इतनी अगर इस बैठक की बात G20 की करें तो बीते 50 सालों में भारत में इतना बड़ा कोई वैश्विक आयोजन नहीं हुआ। अगर हम बात द6 की करें या चोगम को छोड़ दें, भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन को छोड़ दें, सबसे बड़ा आयोजन माना जा रहा है। इस आयोजन के लिए तमाम बैठकें हो रही हैं, आपने भी तमाम बैठकें G20 के तहत करी। आपको क्या लगता है कि विकलांगता को लेकर ये कितना बड़ा आयोजन साबित होगा, और इतनी बैठकों का हासिल क्या है, क्या आपको हासिल हुआ और क्या भविष्य का आप इसमें आईना देखती हैं? सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरे भारत के जो लीडर्स हैं, जो G20 को इस स्तर पर आगे लेकर जा रहे हैं, उनको मैं बधाई देना चाहूँगी कि इस स्तर पर कोई भी देश ने G20 किया नहीं है। ना उसके तहत सिविल 20 इस स्तर पर किया है, ना बाकी कोई एंगेजमेंट ग्रुप्स किए हैं। तो सबसे पहले ये बहुत गर्व का मौका है कि हमने इस स्तर पर जैसे जन भागीदारी जो हमें चाहिए थी वो वहाँ तक हम ले आए। जो बैठकें हुई हैं उसमें विकलांगता का क्या हुआ ये कि भारत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया जो भारत को सिर्फ एक लीडर नहीं बना देता है, डिसेबिलिटी को, जो आप कह रहे हैं, मुख्य धारा में G20 के ले आता है। तो सबसे पहली जीत वो हुई इन बैठकों की, संघर्ष की, अंदर सिविल 20 के भीतर लीडर्स को कन्विंस कर डिसेबिलिटी को एक मेन स्ट्रीम और एक एक्सक्लूसिव स्पेस दिलवाने की। ये सभी का फ़ायदा हुआ है कि डिसेबिलिटी मुख्यधारा में सामने आता है, मुख्यधारा में सम्मिलित किया जाता है विकलांगता का मुद्दा। दूसरा है कि विजिबिलिटी, जो मैंने आपसे कहा कि 1.3 बिलियन पीपल विकलांग हैं दुनिया में, विकलांग व्यक्ति हैं, हमें नज़र नहीं आते, पर क्योंकि हम विकलांगता को मुद्दा लेकर आए हैं वो एक नज़र आने शुरू हो जाते हैं। और जैसे आप देखना लोगों को शुरू करेंगे, उनकी समस्याएं आपको दिखने लगेंगी, उनकी काबिलियत आपको दिखने लगेगी और सारा कुछ दिखने लगेगा। G20 के इस पूरा जो ये सिविल 20 और G20 हुआ है, उसके माध्यम से हमें ये भी समझ आ रहा है कि जब डिसेबल्ड लोग खुद, हम क्या कहते हैं कि महिलाओं के विकास के लिए महिला को ही लीड करना है, डिसेबल्ड व्यक्ति भी यही कहते हैं, विकलांग व्यक्ति, कि हमारे बारे में हमारे बिना कुछ ना करें। तो जैसे मैं डिसेबिलिटी को सिविल 20 में लीड कर रही थी, तो हमें ये समझ आया है, मैं तो खैर विकलांग महिला हूँ, तो विमेन लीडरशिप भी हो गई, डिसेबिलिटी लीडरशिप भी हो गई, पर हमें ये समझ आया कि डिसेबिलिटी लीडरशिप बहुत ज़रूरी है। हमें सिर्फ डिसेबल्ड लोगों को इंक्लूड नहीं करना है, उन्हें लीड करने की जगह देनी है, उन्हें उनके नेतृत्व में काम को आगे बढ़ाना है, तभी हम एक सही सम्मिलित होने पर। नहीं तो क्या होता है, हमें एक सवाल अभी भी उठाना चाहिए कि पूरे G20 की व्यवस्था में क्या बिजनेस 20 के स्टीयरिंग कमेटी पर कोई विकलांग व्यक्ति था? आपको क्या लगता है कोई विकलांग व्यक्ति पूरे 20 देशों से कोई भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं है? स्टीयरिंग कमेटी पर सिविल 20 के आई एम एक्चुअली द यंगेस्ट, सबसे यंग और ओनली डिसेबल्ड पर्सन हूँ मैं सिविल 20 के जो पूरे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में है। बट सिविल 20 में डिसेबिलिटी है,
बाकी सब जगह पर क्या हमने डिसेबिलिटी को इसी तरह से लीडरशिप की अपॉर्चुनिटी दी? तो ये जो मुद्दा है ऑफ लीडरशिप, ऑफ लेड डेवलपमेंट, इस पर डिसेबिलिटी की एंट्री हो जाती है। तो आई थिंक हर एक अगर आप रूप में देखेंगे, और ये भी सामने आता है कि डिसेबिलिटी अपना मुद्दा नहीं है। आप देखेंगे जो डिसेबिलिटी वर्किंग ग्रुप में हमने काम किया है वो 6 मुद्दों पर अहम काम किया है। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, हमने सोशल प्रोटेक्शन, इंक्लूसिव सोसाइटी और क्लाइमेट चेंज पर काम किया है। तो लोग एकदम चकित रह गए हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज और डिसेबिलिटी का क्या लेना देना है, बट क्लाइमेट चेंज और डिसेबिलिटी का बहुत अहम लेना देना है। तो हमारी जो रिकमेंडेशंस है या हमारी जो फाइंडिंग्स है या जो हमने जिस तरह से उसका जोड़ बनाया है, जैसे कनाडा और इसमें जो हीट वेव आई थी उसमें 91% जब डेथ बाद में देखा गया तो ज़्यादातर डिसेबल्ड लोग थे और क्रॉनिक इलनेस इल लोग थे। तो हमें ये समझना है कि इन सभी मुद्दों से डिसेबिलिटी का लेना देना है, इन सभी मुद्दों पर विकलांग व्यक्तियों से हमें बातचीत करनी है और इन सभी नीतियों में हमें विकलांगता को लेकर चलना है, एक अहम सामाजिक हिस्से की तरह, एक अहम आर्थिक हिस्से की तरह, और विकलांग व्यक्तियों को वही दर्जा देना है जो हम कोई भी और सिटीज़न को देते हैं। तो ये काफ़ी आगे बढ़ पाए हैं और ये पूरा मैं फिर से श्रेय और धन्यवाद देना चाहूँगी G20 लीडर्स को। और मैं सिविल 20 के तहत काम कर रही थी तो सारे सिविल 20 लीडर्स को, हमारे शेरपा, सू शेरपा, सेक्रेटेरिएट चेयर, सभी ने जो मिलकर इतना नेतृत्व और विजन, एक जो विजनरी कदम आगे बढ़ाया है। निधि जी, डिसेबिलिटी को लेकर आपने इतनी सारी बातें बताई, कैसी नीतियाँ होनी चाहिए, कैसे कानून होने चाहिए, उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट किस तरह से हो सकता है, कैसे अर्थव्यवस्था में बेहतर तरीके से योगदान दे सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जैसा कि आपने सपना देखा, जिस तरह की बैठकों में आउटकम चीज़ें आई, वो उनका अमली जामा भी पहने, वो हकीकत में भी सामने आए। इस बात के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें कीमती वक्त दिया। धन्यवाद।